आइए समय में बहुत पीछे चलते हैं, इतना पीछे कि सोच पाना भी मुश्किल है। करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के एक बिल्कुल शांत और अंधेरे कोने में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल बस खामोशी से तैर रहा था। लेकिन फिर वो शांति भंग हुई। पास में ही एक विशाल तारे का अंत हुआ, एक जबरदस्त सुपरनोवा विस्फोट में। और उस धमाके की लहर ठीक वैसे ही जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने से लहरें फैलती हैं, उस बादल से आ टकराई। बस यही वो पल था जिसने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू की जो हमारे अस्तित्व की वजह बनने वाली थी। ये कोई मामूली बादल नहीं था, इसे वैज्ञानिक सौर निहारिका या सोलर नेबुला कहते हैं। और ये उन तत्वों से बना था जो ऐसे तारों में बने थे जो हमारे सूरज के पैदा होने से भी अरबों साल पहले जी चुके थे और खत्म हो चुके थे। तो ये सौर निहारिका क्या थी? असल में ये हाइड्रोजन और हीलियम का एक घूमता हुआ विशाल भंडार थी, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे भारी तत्व भी मिले हुए थे। समझिए कि ये वो कच्चा माल था जिससे आगे चलकर तारे और ग्रह बनने वाले थे। यानी हमारा पूरा का पूरा सौर मंडल असल में सितारों की पुरानी पीढ़ियों की राख से बना है। इस बात को समझना जरूरी है कि जब हमारे सौर मंडल की कहानी शुरू हुई, उससे पहले ही ब्रह्मांड करीब 9 अरब साल गुजार चुका था। इतने लंबे समय से वो लगातार तारे बना रहा था और उनके खत्म होने पर उनके पदार्थों को रिसाइकिल कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि गैस और धूल का वो फैला हुआ बादल एक चपटी घूमती हुई डिस्क में कैसे बदल गया। खैर, इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए जिस वैज्ञानिक सिद्धांत का इस्तेमाल होता है, उसे निहारिका परिकल्पना या नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं। ये हमें बताता है कि कैसे एक ही विशाल बादल से हमारा सूरज, सारे ग्रह और बाकी सब कुछ बना। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कोई नया विचार नहीं है। इसकी नींव सदियों पहले रखी गई थी, लेकिन आज का आधुनिक विज्ञान अपने सबूतों से इसी थ्योरी की पुष्टि करता है। तो हुआ ये कि जैसे जैसे वो बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की ओर सिकुड़ता गया, उसकी घूमने की रफ्तार तेज होती गई। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक फिगर स्केटर का उदाहरण है। जब वो अपनी बाहों को फैलाकर घूमते हैं तो धीमे होते हैं, और जैसे ही बाहों को अंदर खींचते हैं उनकी रफ्तार बढ़ जाती है। बिल्कुल यही उस बादल के साथ हुआ। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। उस घूमती हुई डिस्क के केंद्र में, जहां सारा पदार्थ जमा हो रहा था, एक तारे का जन्म होने वाला था। लगभग 1 लाख साल तक उस डिस्क के केंद्र में पदार्थ जमा होता रहा और एक प्रोटोस्टार यानी एक शिशु तारे का आकार बढ़ता गया। वो लगातार बड़ा और गर्म होता जा रहा था। और फिर जब उसके केंद्र का तापमान 1 करोड़ डिग्री केल्विन तक पहुंच गया, तो दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक ऐतिहासिक घटना घटी। केंद्र में परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाने लगे और इस प्रक्रिया में ऊर्जा का एक अथाह समंदर बाहर निकला। बस इसी पल हमारे तारे, हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य तो जन्म ले चुका था, लेकिन अब कहानी का फोकस सूर्य के चारों ओर घूम रही उस डिस्क पर जाता है, जहां ग्रहों के बनने की एक हिंसक लेकिन रचनात्मक प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। ये प्रक्रिया, जिसे अभिवृद्धि या एक्रेशन कहते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ी। पहले धूल के कण जुड़े, फिर उनसे चट्टानें बनी। ये चट्टानें जुड़कर बड़े बड़े ग्रहाणु बने, और फिर सबसे बड़े ग्रहाणुओं ने बाकी सब कुछ खींचकर ग्रहों का शुरुआती रूप ले लिया। हमारे सौर मंडल का शुरुआती समय कितना उथल-पुथल भरा था, इसका सबसे बड़ा सबूत तो हर रात हमारे आसमान में दिखाई देता है, हमारा चांद। असल में चंद्रमा 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती और एक दूसरे ग्रह के बीच हुई एक महाविनाशक टक्कर का नतीजा है। ये हमारे सौर मंडल के हिंसक अतीत की एक जीती जागती याद है। लेकिन एक सवाल उठता है, हमारे सौर मंडल में कुछ ग्रह चट्टानी हैं और कुछ विशाल गैस के गोले। ऐसा क्यों है? इस फर्क का जवाब एक अदृश्य सीमा में छिपा है। इस सीमा को फ्रॉस्ट लाइन कहते हैं। ये उस युवा सौरमंडल में एक ऐसी काल्पनिक रेखा थी जिसके अंदर का तापमान इतना गर्म था कि पानी, मीथेन जैसी चीजें बर्फ के रूप में नहीं जम सकती थीं। लेकिन इस रेखा के बाहर इतनी ठंड थी कि ये सब जमकर ठोस बर्फ बन सकते थे।
और इसी फ्रॉस्ट लाइन ने ग्रहों को 2 अलग-अलग परिवारों में बांट दिया। लाइन के अंदर, जहां सिर्फ चट्टान और धातु ही ठोस रह सकते थे, वहां पृथ्वी और मंगल जैसे छोटे चट्टानी ग्रह बने। और लाइन के बाहर, जहां चट्टान और धातु के साथ साथ भारी मात्रा में बर्फ भी मौजूद थी, वहां बृहस्पति और शनि जैसे विशाल गैस के गोले बन गए। अब ग्रह बन चुके थे, सूरज चमक रहा था, लेकिन अब भी सिस्टम में बहुत सारी बची खुची गैस और धूल थी। अब बारी थी आखिरी सफाई की। इसे एक तरह का कॉस्मिक प्रेशर वॉशर समझिए। नवजात सूर्य से आवेशित कणों की एक शक्तिशाली धारा निकली, जिसे हम सौर हवा यानी सोलर विंड कहते हैं। इस हवा ने बची हुई सारी गैस और धूल को सौर मंडल से बाहर धकेल दिया। और इस महान सफाई के बाद जो बचा, वो था हमारा आज का सौरमंडल। 8 ग्रह, उनके दर्जनों चंद्रमा, एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट और धूमकेतु जैसे कुछ प्राचीन अवशेष। ये जो धूमकेतु हैं, ये असल में 4.5 अरब साल पुराने टाइम कैप्सूल की तरह हैं। ये उसी शुरुआती दौर के बचे हुए अवशेष हैं जो हमें हमारे सौरमंडल के जन्म के समय की सीधी जानकारी देते हैं। तो ये महागाथा है तारों की धूल से शुरू होकर एक ग्रह बनने तक की। एक ऐसा ग्रह जो प्राचीन टक्करों से बना, और एक ऐसे तारे की परिक्रमा करता है जो खुद दूसरे तारों की मौत से पैदा हुआ। सच में हम सब ब्रह्मांड की ही संतान हैं। सौरमंडल अब एक व्यवस्थित और शांत जगह थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। इस एक छोटी सी चट्टानी दुनिया पर कुछ और भी असाधारण होने वाला था। एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, जीवन का।